तो सबसे पहले देखते हैं आज का टाइटल, क्वेश्चनेबल इंटेंट। क्वेश्चनेबल का मतलब होता है जो सवालों के दायरे में है, जिस पर सवाल खड़ा किया जा सकता है। इंटेंट का मतलब हुआ इरादा। तो इसका मतलब हुआ कि भाई जो आपका इरादा है वो सवालों के घेरे में है। महाराष्ट्र बिल टू टैकल, टैकल का मतलब होता है निपटना, किसी चीज़ को हैंडल करना। एक्सट्रीमिज़म का मतलब है अतिवाद, उग्रवाद। लायबल टू वाइड स्प्रेड मिसयूज़, वाइड स्प्रेड मिसयूज़ का मतलब हुआ जिसका व्यापक तरीके से दुरुपयोग किया जा सके। वाइड स्प्रेड मिसयूज़ का मतलब हुआ कि बहुत ही बड़े पैमाने पर किसी चीज़ का दुरुपयोग करना। यहाँ पे लायबल का मतलब है लाइकली टू डू समथिंग, यानी कि जिससे कुछ होने की संभावना है, यानी कि उसका इफ़ेक्ट ये हो सकता है। तो महाराष्ट्र में विधानसभा में ये जो बिल है क्यों लाया गया है? एक्सट्रीमिज़म को हैंडल करने के लिए, अतिवाद को हैंडल करने के लिए। तो इसके कारण क्या होने की संभावना है कि इस बिल का बहुत ही व्यापक तरीके से दुरुपयोग हो सकता है। द बिल टेबल्ड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, टेबल का मतलब है यहाँ पे प्रस्तुत करना, रखना उसको विधानसभा में। टू टेकल अनलॉफुल एक्टिविटीज़, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो बिल रखा गया है, क्यों है ये बिल क्यों लाया गया है? कि जो गैर कानूनी गतिविधियाँ हैं उनको हैंडल करने के लिए। और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ बाय ऑर्गेनाइजेशंस लिंक्ड टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म इज अननेसेसरी। अब ये इज किसके लिए आया है? ये इज आया है इस बिल के लिए, यानी कि ये बिल जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए लाया गया है। क्यों लाया गया है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को हैंडल करने के लिए। किन के द्वारा की जा रही हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़? उन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो कि वामपंथी है ना, चरम वामपंथ हो गया इसका मतलब। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म का मतलब हो गया चरम वामपंथ, इनसे जो जुड़े हुए हैं। तो ये जो बिल लाया गया है इज़ अननेसेसरी, अनावश्यक है, गैर ज़रूरी है। एंड परहैप्स इवन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और शायद ये बिल जो है असंवैधानिक भी है। व्हेन एग्जिस्टिंग लॉज सीम एडिक्वेट टू टैकल एक्सट्रीमिज़म, एग्जिस्टिंग लॉज का मतलब हो गया कि जो मौजूदा कानून है। सीम का मतलब है प्रतीत होना, एडिक्वेट का मतलब है पर्याप्त। टू टैकल एक्सट्रीमिज़म, कि अतिवाद से निपटने के लिए जब मौजूदा कानून पर्याप्त प्रतीत होते हैं। एंड द एरिया अफेक्टेड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म इज लिमिटेड इन द स्टेट, और दूसरी बात कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म की जो चरम वामपंथ है उससे जो क्षेत्र प्रभावित है महाराष्ट्र में वो लिमिटेड एरिया है, वो लिमिटेड क्षेत्र है। द ओनली रीज़न सच अ प्रपोजल हैज़ बीन मेड, तो फिर इस तरह का जो प्रस्ताव लाया गया है उस प्रस्ताव को लाने के पीछे एकमात्र कारण जो हो सकता है, कुड, वो क्या हो सकता है? बी एन ऑब्लिक इंटेंट। ऑब्लिक इंटेंट का मतलब हो गया अप्रत्यक्ष इरादा, इनडायरेक्ट इरादा। तो इस तरह का प्रस्ताव लाने का जो इनडायरेक्ट इरादा है वो ये है, टू क्रैक डाउन ऑन लॉयर्स। क्रैक डाउन का मतलब है यहाँ पे कार्यवाही करना, कड़ी कार्यवाही करना। डिसेंटर्स एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स इन्वॉल्व इन टेकिंग अप, यहाँ पे टेकअप का मतलब है लाना, किसी चीज़ को उठाना, जैसे मुद्दों को उठाना। द कॉज ऑफ द मार्जिनलाइज्ड, तो एकमात्र रीजन जो इस तरह के प्रस्ताव को लाने का समझ में आता है वो ये है कि एक तरह का ऑब्लिक इंटेंट है सरकार का, अप्रत्यक्ष इरादा है उन लोगों पर कार्रवाई करने का। किन लोगों पर? वकील हैं। डिसेंटर का मतलब हुआ जो असहमति रखते हैं, जैसे मान लो सरकार के कुछ नियम हैं उनसे व्यक्ति असहमति रखते हैं। इसके अलावा जो मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, यानी कि मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, डिसेंटर्स हैं, लॉयर्स हैं, जो कि इन्वॉल्व हैं, शामिल है किस चीज़ में? इन टेकिंग अप द कॉज ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड का मतलब है जो बिल्कुल हाशिए पे हैं, जो बहुत ही कमज़ोर वर्ग हैं, बिल्कुल हाशिए पे हैं। तो
इनके कॉज को उठाने में, यानी कि इन जो मार्जिनलाइज्ड तबका है, इस तबके की समस्याओं को उठाने वाले जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, लॉयर्स हैं, तो इनके ऊपर जो है कार्रवाई की जा सके। द बिल में फॉल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। देखो, फॉल ऑफ, इसका मतलब होता है टू कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ, किसी चीज़ से टकरा जाना, संगति न बैठ पाना। तो ये जो बिल लाया गया है, ये संवैधानिक जो प्रावधान है, उन संवैधानिक प्रावधानों से इस बिल का टकराव हो सकता है। ऐसा इसलिए इट कंटेन्स, इस बिल में शामिल है ओवर ब्रॉड टर्म्स का मतलब हो गया शब्दावली, ओवर ब्रॉड का मतलब हो गया कुछ ज़्यादा ही व्यापक, यानी कि ये जो बिल लाया गया है, इसमें जो शब्दावली प्रयोग की गई है वो कुछ ज़्यादा ही व्यापक है। दैट में कवर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो कुल मिला के इस बिल में कई ओवर ब्रॉड टर्म्स का प्रयोग किया गया है, और ये बिल जो है कई इंडिविजुअल्स और कई ऑर्गेनाइजेशंस को कवर कर सकता है। दैट में पोज, यानी कि इस बिल की शब्दावली के माध्यम से कई इंडिविजुअल्स और कई ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वे इस बिल के दायरे में आ जाएंगे, और उनमें से कई इंडिविजुअल्स या कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होंगे दैट में पॉज का मतलब होता है खड़े करना, जैसे समस्या खड़ी कर देना। नो थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर का मतलब हो गया कानून व्यवस्था। कुल मिला के जो पब्लिक ऑर्डर है, जो व्यवस्था है, उसको किसी तरह की कोई हानि खड़ा न करने वाले कई इंडिविजुअल्स और कई ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस बिल की चपेट में आ सकते हैं। यानी कि कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसी तरह का पब्लिक ऑर्डर के लिए थ्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी इस ओवर ब्रॉड टर्म्स के कारण वे इस बिल के दायरे में आ सकते हैं। द कोर ऑफ द प्रपोज्ड लॉ, यानी कि अगर हम बात करें कि इसका मूल क्या है ऑफ द प्रपोज्ड लॉ, कि ये जो प्रस्तावित कानून है इसका सार क्या है, अपीयर्स प्रतीत होता है टू बी द क्वेश्चनेबल टर्म अर्बन नक्सल। अब देखो, एक टर्म, एक शब्दावली इस कानून में रखी गई है, वो है अर्बन नक्सल। तो ये जो टर्म रखी गई है, ये टर्म जो है अपने आप में क्वेश्चनेबल प्रतीत होती है ना, जिस पर सवाल खड़ा किया जा सकता है। इवन दो, यद्यपि, द फ्रेज, कि ये जो फ्रेज है अर्बन नक्सल इटसेल्फ अपने आप में डज नॉट फाइंड अ प्लेस इन द महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024, कि ये जो कानून है महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024, उस कानून में भी इस टर्म का प्रयोग नहीं किया गया है। कौन सी टर्म? अर्बन नक्सल का। डिडंट फाइंड अ प्लेस का मतलब है कि इस अर्बन नक्सल नाम की ये जो टर्म है, ये जो फ्रेज है, इसे महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल के अंतर्गत भी नहीं रखा गया है। द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस टॉक्स अबाउट सेफ हाउसेस एंड अर्बन डेंस ऑफ द माओइस्ट नेटवर्क इन सिटीज़। अब देखो क्या बात निकल के सामने आई है कि इस तरह के स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। किस तरह की बातें हमें देखने को मिली है कि जो माओवादियों का नेटवर्क है शहर में, तो उस नेटवर्क का ही हिस्सा कुल मिला के जो शहर हैं, उन शहरों में ही कई सुरक्षित घर, अर्बन डेन का मतलब क्या हो गया? शहरी गुफाएं। तो कुल मिला के कई ऐसे सुरक्षित घर हैं जहां माओवादियों का नेटवर्क काम कर रहा है शहरों में। इट क्लेम्स, ऐसा दावा किया गया है दैट एग्जिस्टिंग लॉस आर इनएडिक्वेट, कि जो मौजूदा कानून हैं वे पर्याप्त नहीं हैं, एंड दैट कि नक्सल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्टिव, कि ये जो नक्सल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये एक्टिव बनी हुई हैं इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेशल लॉ, कि एक विशेष कानून के अभाव में ये जो नक्सल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बनी हुई हैं। तो ये तर्क इस कानून के पीछे दिया गया है। गिवन का मतलब होता है इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, दैट कि सेवरल प्रोविजंस इन द स्टेट्स बिल आर ऑलरेडी फाउंड इन द सेंट्रल लॉ, कि महाराष्ट्र राज्य के द्वारा ये जो प्रस्तावित बिल लाया गया है इसमें कई जो प्रावधान हैं वे कई प्रावधान ऑलरेडी
केंद्रीय कानून में हमें देखने को मिलते हैं। कौन सा केंद्रीय कानून? द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, कि ये जो गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए ये जो हमारा सेंटर का कानून है यूएपीए, तो इस यूएपीए के अंतर्गत वे सारे प्रोविजंस ऑलरेडी हैं जो महाराष्ट्र के बिल में प्रस्तावित किए गए हैं। तो इट इज़ इंडीड अ स्ट्रेंज क्लेम। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो दावा किया गया है ना कि भाई एक स्पेशल कानून की ज़रूरत थी, तो ये एक वास्तव में एक बड़ा ही अजीब दावा प्रतीत होता है। द मोस्ट सीरियस प्रोविजंस दैट अलाउ फॉर डिक्लेयरिंग ऑर्गेनाइजेशंस अनलॉफुल, कि जो बहुत ही गंभीर देखो कई तरह के गंभीर प्रावधान हैं, दैट अलाउ फॉर डिक्लेयरिंग ऑर्गेनाइजेशंस अनलॉफुल, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके संबंध में ये घोषणा करनी है कि भाई ये अनलॉफुल है, गैर कानूनी है, एंड मेक इट एन ऑफेंस, और इस बात को अपराध बना देना, ऑफेंस का मतलब अपराध, टू बी अ मेंबर ऑफ और इन एनी मैनर असिस्टिंग और पार्टिसिपेटिंग इन मीटिंग्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस, कि कुल मिला के इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यदि आप उनके सदस्य हो तो ये एक अपराध है, या फिर इन एनी मैनर, या फिर आप किसी भी रूप में असिस्ट करते हो, सहयोग करते हो, या फिर भाग लेते हो इन ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग्स में, तो ये भी अनलॉफुल है, गैर कानूनी है। तो ये जो प्रावधान रखे गए हैं आर टू वाइडली वर्डेड, तो ये जो प्रावधान है इनकी जो शब्दावली है वो शब्दावली भी काफ़ी व्यापक है। एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंस्टेंस, की उदाहरण के तौर पे मान लो कोई संगठन है, कैन बी एनी ग्रुप और बॉडी ऑफ पर्सन्स, वो कोई ग्रुप भी हो सकता है या फिर कुछ लोगों का समूह भी हो सकता है, बॉडी ऑफ पर्सन्स, वेदर और नॉट नॉन बाय एनी नेम और रजिस्ट्रेशन, कि भले ही उन्हें किसी नाम से जाना जाता हो या नहीं जाना जाता हो, ठीक है। तो कुल मिला के ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि भाई उसका कोई नाम भी है या फिर उसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है ना, तो कोई भी एक ग्रुप है या फिर लोगों का समूह है उसको जो है ऑर्गेनाइजेशन कह दिया गया है। अनलॉफुल एक्टिविटी इंक्लूड्स नॉट ओनली वर्ड्स और एक्शंस, अब गैर कानूनी गतिविधि जो है उसको क्या माना गया है, उसे किस तरह से परिभाषित किया गया है, तो अनलॉफुल एक्टिविटी में इंक्लूड किया गया है कि न तो इन शब्दों को और एक्शंस को तो किया ही गया है, दैट थ्रेटन पब्लिक ऑर्डर, यानी कि ऐसे वर्ड्स या ऐसे एक्शंस जो पब्लिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, इनको अनलॉफुल एक्टिविटी माना गया है। लेकिन साथ ही साथ कोई भी ऐसी बात जो कि इंटरफेयर करती है, हस्तक्षेप करती है विथ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, कि कानून का जो शासन है, कानून का जो प्रशासन है उसके साथ अगर किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप होता है, या फिर कानून की जो संस्थाएं हैं या उसके जो व्यक्ति हैं, कानून के जो स्टाफ है उसके साथ अगर किसी तरह की, यानी कि प्रशासन के किसी भी व्यक्ति के साथ किसी तरह की कोई इंटरफेयर की जाती है तो उसे भी अनलॉफुल एक्टिविटी माना गया है। इन इफेक्ट, प्रभाव में, दिस में कवर एनी ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट, तो कुल मिला के इसके तहत क्या हो सकता है कि कोई भी संगठित विरोध अनलॉफुल एक्टिविटी के दायरे में आ सकता है। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि भाई इसके तहत तो ये भी हो जाएगा कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कोई भी व्यक्ति है या समूह है वे ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट भी इस बिल के तहत अपराध के दायरे में आ जाएगा। It not only includes promoting violence and the use of firearms और explosives but also, तो इस बिल के तहत न केवल इस बात को शामिल किया गया है बट ऑल्सो, साथ ही साथ इस बात को भी शामिल किया गया है। किस बात को? देखो, प्रोमोटिंग वायलेंस, हिंसा को प्रोमोट करना, उसे बढ़ावा देना, फायर आर्म्स, हथियारों का प्रयोग करना, एक्सप्लोजिव है ना, ये जो विस्फोटक पदार्थ हैं इनका प्रयोग करना, तो ये तो ठीक है, ऑफेंस है ही, लेकिन साथ ही साथ एनकरेजिंग और प्रीचिंग डिसओबीडियंस, एनकरेज बढ़ावा देना, प्रीचिंग उपदेश देना, डिसओबीडियंस का मतलब है आज्ञा न मानना, टू इस्टेब्लिश्ड लॉ एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो स्थापित कानून है और उसकी संस्थाएं हैं उनके प्रति आप अगर डिसओबीडियंस हो, तो कुल मिला के अगर इस चीज़ को आप एनकरेज कर रहे हो, इस चीज़ को आप बढ़ावा दे रहे हो, इस तरह का आप उपदेश दे रहे हो कि भाई जो स्थापित कानून है उसे न मानो, इसकी जो इंस्टीट्यूशन है उसे डिसओबे करो, तो इसको भी जो है अपराध की कैटेगरी में रखा गया है।
दिस में बी इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेट का मतलब है उसकी व्याख्या करना किसी भी चीज़ की, टू इंक्लूड प्रोटेस्ट अगेंस्ट और इवन कंडेमनेशन, कंडेमनेशन का मतलब है निंदा करना, ऑफ पुलिस एक्सेस। तो कुल मिला के इस कानून को इस तरह से भी इंटरप्रेट किया जा सकता है कि किसी भी तरह के प्रोटेस्ट या फिर इवन, इवन का मतलब यहाँ तक कि अगर आप निंदा भी करते हो किस चीज़ की, पुलिस एक्सेस की, कि पुलिस के द्वारा जो ज़्यादतियाँ की जाती हैं, कस्टडियल वायलेंस, कस्टडियल वायलेंस यानी कि पुलिस हिरासत में व्यक्ति के साथ जो हिंसा की जाती है, और एनी मिस कैरेज ऑफ जस्टिस, मिस कैरेज ऑफ जस्टिस का मतलब होता है रॉन्ग डिसीजन। मान लो अदालत के द्वारा किसी तरह से कोई रॉन्ग डिसीजन दिया गया है या अनफेयर डिसीजन दिया गया है, तो रॉन्ग डिसीजन हो गया, कस्टडियल वायलेंस हो गया, पुलिस एक्सेस हो गया, इसकी अगर आप निंदा भी करते हो, प्रोटेस्ट करते हो, तो वो तो ठीक है, वो तो अपराध के दायरे में आएगा ही, लेकिन अगर आप निंदा भी कर रहे हो तो इस कानून के कारण, इस कानून को इंटरप्रेट किया जाए तो इन सब को जो है अपराध की कैटेगरी में लाया जा सकता है। वाइल कमिटिंग एन अनलॉफुल एक्टिविटी में एंटेल, एंटेल का मतलब है इस चीज़ को आवश्यक बना देना, जरूरी बना देना। कमिट का मतलब है अंजाम देना, कि आप कोई अनलॉफुल एक्टिविटी को अंजाम देते हो, तो ये जो अनलॉफुल एक्टिविटी को अगर आपने कोई अंजाम दिया तो वो इस चीज़ को ज़रूरी बना देती है कि आपको जेल टर्म हो सकती है ना, अप टू कितनी, 7 ईयर्स है ना, 7 साल की सज़ा हो सकती है आपको। इवन वन हु इज़ नॉट अ मेंबर, यहाँ तक कि वह व्यक्ति जो कि सदस्य नहीं है, ऑफ एन अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन, कि यहाँ तक कि कोई व्यक्ति जो अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं है, उसे भी 2 साल तक की जेल हो सकती है इस आरोप पे, इस अपराध पे, ऑफ सॉलिसिटिंग एड फॉर इट, कि भाई मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए सॉलिसिट का मतलब होता है मांगना, हेल्प मांगना, और एड का मतलब हो गया सहायता, कि भाई मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसके सदस्य तो नहीं हो, लेकिन आपने उसके लिए किसी तरह की कोई सहायता मांगी, तो इस आरोप के आधार पर ही आपको जो है 2 साल की जेल हो सकती है, या फिर आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है, फॉर प्रोमोटिंग अ मीटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मीटिंग को आप प्रोमोट करते हो, उसका प्रचार प्रसार करते हो, उसे बढ़ावा देते हो, तो आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है। द मोस्ट ड्रैकोनियन प्रोविजंस, देखो ड्रैकोनियन का मतलब होता है बहुत ही कठोर, कि सर्वाधिक कठोर जो इसके प्रावधान हैं वो ये हैं, इस कानून के जो सर्वाधिक कठोर प्रावधान हैं वो कौन से हैं, आर द वंस एम्पावरिंग, एम्पावर का मतलब होता है सशक्त बनाना, ताकत देना, किसी को मजबूत बनाना, द गवर्नमेंट, यानी कि ये इस कानून के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो सरकार को ये पावर देते हैं कि सरकार क्या कर सकती है, टू सीज एनी हाउस, किसी भी घर को अपने कब्जे में ले सकती है, उसे सीज कर सकती है, और बिल्डिंग या किसी बिल्डिंग को जो है सीज कर सकती है, उसे अपने कब्जे में ले सकती है, वेयर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ टेक प्लेस, कि जहाँ कहीं भी गैर कानूनी गतिविधियाँ टेक प्लेस, घटित होती हैं, तो उस बिल्डिंग या उस घर को सरकार जो है अपने कब्जे में ले सकती है, ये पावर सरकार को इस कानून के माध्यम से मिल जाती है। इवन इट्स ऑक्यूपेंट्स, यहाँ तक कि वो जो बिल्डिंग है या जो घर है उसके जो रहने वाले हैं, इवन इट्स ऑक्यूपेंट्स, एंड टेक ओवर इट्स मनी, एंड टेक ओवर इट्स मनी एंड असेट्स, तो कुल मिला के जो घर है उसके जो रहने वाले हैं या वो जो बिल्डिंग है, तो उन सब को सरकार जो है सीज कर सकती है, पूरा पैसा जो है सरकार ले सकती है, और जो भी असेट्स हैं आपके, जो भी संपत्तियां हैं उनको भी सरकार सीज कर सकती है। द बिल इज एक्सपेक्टेड टू लैप्स, देखो लैप्स कर जाने का मतलब होता है कि जो एक टाइम पीरियड था ना वो बीत गया, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसमें आपका काम हो जाना चाहिए था, लेकिन वो लैप्स कर गया, तो मतलब है आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो काम नहीं हो पाया, तो द बिल इज एक्सपेक्टेड टू लैप्स, तो ये जो बिल है ये कानून नहीं बन पाएगा, ये लैप्स कर जाएगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। ऐसा इसलिए कि द करंट असेंबली मे हैव ऑलरेडी हेल्ड का मतलब आयोजित करना, इट्स लास्ट सेशन बिफोर इलेक्शंस लेटर दिस ईयर, कि इस साल के बाद में, जैसे यानी कि इस साल के अंत में चुनाव से पहले, यानी कि इस साल के अंत में जो है चुनाव होने हैं, तो चुनाव से पहले हो सकता है कि ये जो अभी हाल ही में हमें ये जो असेंबली सेशन देखने को मिला है, तो हो सकता है कि असेंबली ने अपना अंतिम सेशन आयोजित कर लिया हो।
तो अगर अंतिम सेशन आयोजित हो गया है तो इस बिल के संबंध में हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो बिल है ये लैप्स कर जाएगा, ये बिल जो है पारित नहीं हो पाएगा। लेकिन बट द क्वेश्चनेबल इंटेंट, लेकिन ये जो इरादा है इस बिल को लाने के पीछे जो इरादा है, तो वो जो इरादा है वो अपने आप में क्वेश्चनेबल है। में सर्वाइव, तो ये जो इंटेंट है, ये जो इरादा है वो सर्वाइव करता रहेगा, वो चलता रहेगा इनटू फ्यूचर रेजिम्स टू, कि आने वाली जो रेजिम का मतलब है सरकार या शासन, यानी कि आने वाली जो भी शासन या सरकार होंगी वहाँ भी ये क्वेश्चनेबल इंटेंट जारी रहेगा, चलता रहेगा। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।